गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स शो। तो आज पूरे दिन जो भी न्यूज हुआ उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ये सारे न्यूज जो भी कवर होगा सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पे। तो सबसे पहला जो आपका हेडलाइंस है वो है शहनवाज शरीफ, जिन्हें पाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद सेकेंड है आपका नवादेत सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, जो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर उसके बाद है आपका हर्ष बी श्रीगला, जिन्हें इंडिया का G20 जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उनके कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में। फिर अगला है आज का जो डेट है 12 अप्रैल, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। फिर आपका नीति आयोग के द्वारा जो गुजरात, केरला और पंजाब है, जिन्हें आपका स्टेट एनर्जी के क्लाइमेट इंडेक्स के लिस्ट में टॉप पे रखा गया है। तो सारे न्यूज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले जो आगे हम लोग न्यूज को एनालिसिस करें उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। एज पर RBI आज रिसेंट नोटिफिकेशन कार्डलेस कैश विड्रॉल इन प्रोपोज्ड थ्रू विच प्लेटफॉर्म, यानी RBI का जो गाइडलाइन नोटिफिकेशन आया कि कार्डलेस कैश विड्रॉल है जो होना चाहिए, तो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू होना चाहिए आपको बताना है। USSD, फिर UPI, फिर AEPS, IMPS, कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे। इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। ऐसे भी अगर पिछले दिन का अगर आपका DNA देखे होंगे तो उसमें इस ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड हमने एक न्यूज का कवर किया था पिछले दिन का वीडियो में। ठीक है, तो अगर वहाँ पे जाकर अगर देखे होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए, आज का पहला न्यूज ये है कि शहनवाज शरीफ, जिन्हें न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किए गए। सेनेट, यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमारा जो लोकसभा होता है, लोअर हाउस जो होता है, वहाँ का जो लोअर हाउस है उन्हें सेनेट कहते हैं। ठीक है जी, जहाँ 11 अप्रैल 2022 को यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। जो भी अपोजिशन पार्टी है उनके तरफ से शहनवाज शरीफ को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे जो तहरीके इंसाफ जो पार्टी है आपका इमरान खान का, वो इनका बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, उनका कहना था कि हम कभी भी अपोज नहीं करेंगे, यानी अपोजिशन में हम बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। देखिए, इसके बारे में हम लोग कल ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी आज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखिए, आफ्टर सेक्रेटरी 174 वोट्स था, ठीक है, जिसमें 172 था, मेजोरिटी के लिए चाहिए था। शहनवाज शरीफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 174 वोट इन्हें मिला, और जितने भी अपोजिशन पार्टी थे वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शरीफ को चुन लिए। उसके बाद स्पीकर आते हैं अयाज सदीक जो है अनाउंस करते हैं रिजल्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली में। फिर शरीफ जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यंगर ब्रदर है। शहनवाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। ठीक है, ये नवाज शरीफ जो कि इनके पहले इमरान खान के पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो अभी आपका ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो है वो इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं। उसके बाद देखिए आगे जो है ये जो शहनवाज शरीफ थे ये पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी 3 बार। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं। उसके बाद आता है द यूनाइटेड अपोजिशन डिपोज इमरान खान फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चूज शरीफ इन देयर लीडर। जो भी देखिए जितना भी अपोजिशन था, इमरान खान का फुल मेजोरिटी नहीं था, अपोजिशन से मिलकर ये सरकार चला रहे थे। लेकिन क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जितने भी अपोजिशन थे सारा एक साथ मिल गए और शरीफ को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुन लिए गए थे। शहनवाज शरीफ जो जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद इनका कुछ अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, पहला अनाउंसमेंट ये होता है कि अब ऐसा इमरान खान के द्वारा जो कहा गया, जो एलिगेशन लगाया गया कि ये जो नया गवर्नमेंट जो बना है ये USA बैक्ड है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर उसके बाद है कि ऑल्सो अनाउंस किए हैं कि जो CPEC जो चल रहा है पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें आता है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के दौरान ये आपका CPEC है, उसका काम जो है वो जारी रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कंट्री में बहुत सारा आए। करते हैं इमरान खान को, तो आपको पता है कि इमरान खान को हटा दिया गया था अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंशियल वोट के तहत। आपको 9 अप्रैल के रात को ही हटा दिया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
अब उसके बाद आता है इमरान खान जो है वो कॉन्स्पिरेसी यानी कि एक थ्योरी लगाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो भी नया बना है ये गवर्नमेंट आपका यूएस बैक्ड गवर्नमेंट है। ठीक है भाई, ऐसा इल्जाम लगाए हैं। इस दौरान बहुत सारे रैलियां जो भी हो रही है, बहुत सारे विरोध हो रहा है नया गवर्नमेंट के प्रति पाकिस्तान में। ये एक तरह से कह सकते हैं कि गृह युद्ध होने की कगार पर भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो गया न्यू गवर्नमेंट के इस तरह से। अगर बात करें आज के सेकेंड न्यूज का तो है वो नड़ाबेट सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिन्हें अमित शाह के जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपका प्रोजेक्ट आपको मिलेगा इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जो पड़ता है आपका कौन सा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में और आगे डिटेल देखते हैं। देखो ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा एक योजना है कि कंट्री की जितने भी बॉर्डर साइड है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। इसका कारण सिंपल है कि आपका जो यहाँ पे टूरिस्ट जो है जो लोग हैं वो जान सके कि हमारे जो बीएसएफ हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस होते हैं वो किस तरह से बॉर्डर पे रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका अच्छा हो जाएगा बॉर्डर की तरफ का। ठीक है, इस कारण से ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। अगर इसका कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट आपका आता है 125 करोड़ रुपया। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है तो देखिए ऑब्जेक्टिव इसका सिंपल है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि बीएसएफ जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनको रिस्पेक्ट मिले, उनके कामों को लोग देख सके और सराहना कर सके। पहला ये आपका उद्देश्य है। दूसरा उस उद्देश्य ये है आपका कि टूरिज्म जो सेक्टर है जो एरिया है उसको बूस्ट हो और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर इस प्रोजेक्ट के अट्रैक्शन की बात करें तो इसका जो अट्रैक्शन है यह है कि सिटीजन्स जो भी है जो भी राष्ट्र के या जो भी सिटीजन्स है वो जाके उन्हें अवसर मिले कि जो बीएसएफ के जो लोग होते हैं उनके लाइफ स्टाइल को देख सके। ठीक है, उस रीजन को डेवलप्ड किस तरह से है जाके देख सके। फिर वहाँ के जो साइट्स है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे लोगों को आपके आकर्षण कर सके, जिसमें नए नए लॉज बनते हैं, अराइवल प्लाजा बनते हैं, 500 लोग की बैठने की कैपेसिटी वाले ऑडिटोरियम बनते हैं, पार्किंग होता है फैसिलिटी, तो सारा फैसिलिटी वहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ सरहद गाथा एग्जीबिशन सेंटर, एक एग्जीबिशन सेंटर भी वहाँ पे बनाया गया है ताकि लोग बैठ के देख सके। बेसिकली देखो वहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो है, मिसाइल्स है, बहुत सारे जो भी टैंक है, सारे वहाँ पे एग्जीबिशन के तौर पे लगे होते हैं ताकि जो आम लोग हैं वो सेना की जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ जाकर एक्सपीरियंस कर सके। इस तरह से इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे एक तरह से अट्रैक्शन पॉइंट होता है। अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो हर्ष बी श्रृंगला जिन्हें भारत के चीफ G20 कोऑर्डिनेटर के तौर पे चुना गया है। आपको पता होगा कि भारत जो है अगले साल G20 समिट का होस्ट करने वाला है। ठीक है, 2023 के लिए G20 का होस्ट जो करेगा वो इंडिया करेगा। इसलिए आपको हर्ष बी श्रृंगला को चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पे चुना गया है ताकि इस जो इतना बड़ा जो एक तरह से सबमिट होना है उसको सही ढंग से हो सके। तैयारी सारे वो ये देख रख करेंगे इस सबमिट को जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। देखिए जो यहाँ पे सिंगला जी है वो 30 अप्रैल 2022 को इनका पद जो है ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद इन्हें नया जो रोल है वो दिया जा रहा है। इस रोल के बारे में बता दें तो ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें एक खास तरह का रोल जो है वो गवर्नमेंट दे रहा है। अगर बात करें G20 का तो सेप्लर रेमेन पीयूष गोयल जो है ये जो हमारे इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर है ये भी एक तरह से देखरेख करेंगे इस जो आपको G20 समिट जो अगले साल होने वाले हैं। अगर G20 की समिट की बात करें, देखिए G20 समिट जो है वो भारत में होगा अगले साल 2023 में। ये एक तरह से इंडिया का अभी तक का बिगेस्ट मल्टीलैटरल इवेंट है। सबसे बड़ा अगर मल्टीलैटरल इवेंट बोले तो G20 होगा जो कि अगले साल होने वाला है। अब इसके लिए जो भी होस्ट करेंगे वो जो भी सबमिट होगा इसमें इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत को एक तरह से पूरा वर्ल्ड पटल पे शोकेस किया जाए, जिसमें हमारा जो कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटैलिटी है, डाइवर्सिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाया जाए। एक तरह से हमको अगले साल इसका मौका मिल रहा है, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइज अच्छे तरह से हो, इसलिए इन्हें इसके लिए
कोऑर्डिनेटर के तौर पे, चीफ कोऑर्डिनेटर के तौर पे नियुक्त किया गया है। अगर बात कर लेते हैं हर्ष वी सिंगला जी का, तो ये जो है IFS ऑफिसर है, जो कि इंडिया के 33वें फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे इनको नियुक्त किया गया। ये बहुत सारे जो कंट्री वहाँ पे एम्बेसडर भी रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, USA हो गया, और उसके बाद ये हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश भी रह चुके हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी ये बहुत दिनों तक सेवा दे चुके हैं। तो ये एक तरह से IFC 1984 कैरियर के इनका यानी कि 35 साल का एक बहुत ही ग्लोरियस कैरियर इनका रह चुका है। अब इनको एक अगले महीना से नए रोल में यहाँ पे नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो देखिए 12 अप्रैल जो आज का दिन है वो क्या है, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स है। ठीक है, अब इस दिन को क्यों मनाते हैं और किस तरह से मनाते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए हर साल हम जानते हैं कि 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है वो मनाते हैं। इसका सिंपल रीजन यह है कि यह 1961 में जो यूरी गागरिन है इनके द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में हम लोग मनाते हैं। पहले व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले थे यूरी गागरिन, उनके वर्षगांठ के रूप में हर साल 12 अप्रैल को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में आइए और जानकारी देखते हैं क्या है। देखिए अगर बात करें UN जनरल असेंबली की, तो अप्रैल 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका उद्देश्य देखो यही था कि अंतरिक्ष में योगदान में जो भी चीजें होती है तो उसको लोगों को प्रोत्साहित कर सके। अब देखो सिंपल सवाल है कि भाई ये 12 अप्रैल ही क्यों, 12 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। तो देखिए 1957 में पहले मानव निर्मित जो पृथ्वी उपग्रह थी वो थी स्पुतनिक 1, जिसे बाहरी यानी कि अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। और 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन जो थे वो पृथ्वी की सफलतापूर्वक यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसलिए हम लोग 12 अप्रैल को ही यह दिन को मनाते हैं। देखिए UN का एक और संस्था आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ये इसका काम क्या है। देखो इसका काम ये है कि यह कार्यालय एक तरह से इसका एक ऑफिस होता है, जिसका काम क्या है कि शांतिपूर्ण जो है वो तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं आउटर स्पेस में। ठीक है, इस दिवस को मनाने का कार्यक्रम जो है वो कौन करता है, तो वो करता है यूनोसा जो है वो एक तरह से अंतरिक्ष जो भी आपस में सब देश जो है कोऑर्डिनेट कर सके उसको ये देखरेख करता है। ये संस्था एक तरह का UN का ही है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। देखिए इस दिन को सोवियत संघ अगर बात करें रूस की, तो उसको मनाया जाता है कॉस्मोटिक्स दिवस। वहाँ जो है सोवियत संघ इसको मनाता है कॉस्मोटिक्स दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, 2001 में अमेरिका इस दिन को विश्व अंतरिक्ष पार्टी यानी वर्ल्ड स्पेस पार्टी के रूप में मनाता है। देखिए हर जगह ये अलग अलग तरीका से मनाया जाता है। ये अगर सोवियत संघ की बात करें तो कॉस्मोटिक्स दिवस मना के रूप में मनाते हैं वे लोग, और अमेरिका की बात करें तो वहाँ लोग मनाते हैं वर्ल्ड स्पेस पार्टी के रूप में। अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो गुजरात, केरला, पंजाब को नीति आयोग के द्वारा जो है वो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के टॉप पे रखा गया है। ठीक है, खासतौर पे गुजरात को टॉप लिस्ट पे रखा गया है लार्जर स्टेट में। किसके लिए, तो क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज को यानी कि खिलाफ यानी कि अच्छा काम करने के लिए और एनर्जी क्रिएट करने के लिए गुजरात को सबसे टॉप में रखा गया है बड़े स्टेट में। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है वो तैयार कौन करता है, तो ये इंडेक्स तैयार करता है आपका नीति आयोग। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये जो क्लाइमेट इंडेक्स है, एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स जो है उसका तैयार करता है नीति आयोग, और गुजरात को इस इंडेक्स में टॉप पे रखा गया है। देखिए इस इंडेक्स में बेसिकली उस स्टेट को आप टॉप पे रखा जाता है जो कि एनर्जी क्रिएशन और क्लाइमेट चेंज में अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे टॉप पे गुजरात है, उसके बाद फिर केरला और पंजाब, 3 स्टेट को ऊपर रखा गया है। अगर सबसे डाइवर्स सबसे खराब स्टेट की बात करें तो आता है आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर छोटे स्टेट की बात करें तो टॉप पे रखा गया है गोवा को क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के लिए। देखिए द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जिसको बोलते हैं सेकी, ये इस एक तरह से नीति आयोग के अधीन आता है, जो कि फर्स्ट इंडेक्स जो है वो तैयार करना है। इसका एम क्या है, एम है आपका
ये सिर्फ ये ट्रैक करता है कि कौन सा स्टेट जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए आपको अच्छा काम कर रहा है और एनर्जी क्रिएट अच्छी तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये मॉनिटर करता है और इस तरह से ये एक रैंक बनाता है। उस रैंक के दौरान स्टेट को क्या करता है, एक तरह से रैंकिंग देता है। तो इस बार जो है 2022 की बात करें तो इस बार जो है गुजरात को टॉप रैंक दिया गया है। आइए देखिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण अगर मानते हुए 12 अप्रैल का कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। ये कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया, आने की सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। वो भी किस तरह से, हल्के हेलीकॉप्टर से यहाँ पे हेलिना को डाला, गाइडेड किया गया, ठीक है, ये मिसाइल को, जो कि एंटी टैंक मिसाइल होता है। फिर उसके बाद अगला न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी जो है, जिन्हें आपका मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो स्मृति है उससे सम्मानित किया गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज, तो वो है आपका तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जो CUET जिसे बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, इसे वापस लेने का आग्रह किया है। उसके बाद दिग्गज बॉलीवुड जो अभिनेता और पटकथा लेखक जो है शिव कुमार सुब्रमण्यम, जिनका कि निधन हो चुका है। ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर है। बात करें आर्थिक करंट अफेयर्स का, तो आपको पता है नीति आयोग के CEO ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, जिसको सेसी बोलते हैं, जिसके लिए राज्यों में गुजरात सबसे ऊपर, तो बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में गोवा जो है उसने टॉप हासिल किया है, टॉप रैंक हासिल किया है। एक और न्यूज है आपका कि जो रुचि सोया है, जिन्हें नाम बदल के कर दिया गया है पतंजलि फूड्स लिमिटेड, ठीक है, पतंजलि फूड्स जो है वो रुचि सोया का नाम चेंज कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको PML है, उनके जो नेता है शहबाज शरीफ, जिन्हें पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद द ईगल हैज लैंडेड के लेखक जो है जैक हिलिंग, उनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है, ठीक है। तो ये आज का जितना भी न्यूज़ था उसका था कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।